नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे साझेदारी का परिचय, जिसके अंदर अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अपन ने लास्ट वीडियो में पूंजी पर ब्याज, इसके अलावा जनरल एंट्रियां मैंने आपको बताई थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट होता है, लाभ हानि वितरण खाता, जिसमें किस प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इसके अलावा मैंने आपको पूंजी खाता और चालू खाता के बारे में बताया था। आज अपन आगे आहरण पर ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपको आहरण पर ब्याज इसके बारे में पहले पढ़ लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं आहरण पर ब्याज। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आहरण क्या होता है। ड्राइंग्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के माल, वस्तु, धन आदि को व्यवसाय से निकालता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। देखो, जब साझेदारी फर्म होती है, साझेदार होते हैं, तो जब धन लगाते हैं तब उसे तो पूंजी कहते हैं। लेकिन उसके बाद कभी साझेदारों को आवश्यकता होने पर, घर पर किसी कारण से किसी साझेदार के घर पर शादी का कोई प्रोग्राम आ गया या अन्य कोई घरेलू कारण हो गया जिसके कारण साझेदार को रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, तो वह साझेदार फर्म से वस्तु या कुछ राशि निकाल लेता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। अब देखो, जब कोई साझेदार फर्म से कोई राशि निकालता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। अब आहरण करने पर उसे क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ेगा। किसे? उस साझेदार को ब्याज चुकाना पड़ेगा। और वो किसे चुकाएगा ब्याज? फर्म को। फर्म को क्या चुकाएगा? ब्याज चुकाएगा, क्योंकि उसने जो राशि है उसका क्या किया गया है? उपयोग किया है, और जितने दिन तक उस राशि को काम में लिया उतनी अवधि का वो क्या चुकाएगा? ब्याज चुकाएगा। यानी जितनी अवधि तक राशि को उपयोग में लिया है उतनी अवधि का ब्याज चुकाएगा। जिस साझेदार ने जितनी राशि का आहरण किया है उतनी राशि का वो क्या चुकाएगा? इंटरेस्ट चुकाएगा। अब मैंने आपको बताया था पीछे साझेदारी सलेख, पार्टनरशिप डीड। देखो, साझेदारी सलेख में कहा गया था कि अगर साझेदारों के मध्य समझौता होता है तो पूंजी पर भी ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर भी ब्याज लिया जाएगा। यानी आहरण पर ब्याज है वो फर्म लेगी। लेकिन अगर साझेदारी सलेख नहीं है, उसके अभाव में ना तो फर्म आहरण पर ब्याज लेगी और ना ही पूंजी पर ब्याज देगी। यानी साझेदारी सलेख के अभाव में फर्म आहरण पर ब्याज नहीं लेगी। अब देखो, आहरण पर ब्याज होता है, ये जो ब्याज है ये फर्म के लिए तो क्या है? आय है, क्योंकि फर्म के लिए, और साझेदार के लिए क्या है? वह है, क्योंकि उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा और फर्म को ब्याज पाना है, यानी फर्म ब्याज लेगी। तो आहरण पर ब्याज है, इसकी अपन यहाँ पर गणना सीखेंगे कि अगर कोई साझेदार फर्म से रुपये निकालता है और जितनी अवधि तक वो रखता है उस पर अपन ब्याज किस प्रकार लगाएंगे। साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तु क्या कहलाती है? आहरण कहलाती है। साझेदारी सलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है और आहरण पर ब्याज फर्म की आय होती है। अब आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां। जब अपन आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं तो किस प्रकार अपन करते हैं उसको अपन अब आगे देखते हैं। तो यदि कोई साझेदार आहरण करता है तो उसके आहरण करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
हो सकता है कि वो मान लो कि साल में 3 बार आहरण किया हो, कभी 5,000 रुपये आहरण किए हो, कभी 2,000, कभी 10,000, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि वो साझेदार हर महीने आहरण करें और फिक्स राशि, जैसे कि एक साझेदार है मान लो राम, ये प्रत्येक महीने हर महीने 2,000 रुपये प्रत्येक माह 2,000 रुपये आहरण करें। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या हो सकती है कि राम कभी कभार आहरण करता है, एक बार इसने 5,000 निकाल लिए, एक बार 4,000 निकाल लिए, एक बार 3,000 निकाल लिए, इस प्रकार आहरण करें। तो ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो देखो इसमें दोनों में किस प्रकार फर्क करते हैं। देखो जब विभिन्न तिथियों पर एक समान राशि आहरित की गई हो, यानी कि अलग अलग डेट पर, कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी जनवरी में, कभी अप्रैल में, कभी जनवरी की 1 तारीख को, कभी अप्रैल की लास्ट तारीख को, इस प्रकार इसने रुपए भी अलग अलग, जनवरी में 5,000 निकाले, अप्रैल में 2,000 निकाले, इस प्रकार राशियां आहरित की गई हो, तब अपने सामने 2 विधियां होती है, सरल विधि और गुणनफल विधि, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, यानी कि अंतराल फिक्स है और राशि भी समान है, जैसे हर माह 2,000 रुपये निकाले गए प्रथम तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को, जनवरी 1 को, फरवरी 1 को, मार्च 1 को, इस प्रकार 2,000 रुपये निकाले गए। या फिर हर 2 महीने बाद 2 महीने बाद 5,000 रुपये निकाले गए, हर 2 महीने बाद, यानी कि पहले जनवरी में निकाल लिए, फिर फरवरी में नहीं निकाले, मार्च में नहीं निकाले, अप्रैल में निकाले, इस प्रकार निकाल ली। यह हो सकता है हर 3-3 महीने बाद, साल में 4 बार आहरण किया गया और 3-3 महीने बाद, अगर 2-2 महीने बाद निकाले तो साल भर में 6-6 बार 5,000 रुपये निकालेंगे। तो ऐसी दशा में अपन औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको औसत माह की गणना का सूत्र बताऊंगा। तो इसमें देखो मासिक आधार हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि त्रैमासिक ही हो, देखो मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, द्विमासिक हो सकता है, यानी 2-2 माह के बाद, 3-3 माह के बाद, या 4-4 माह के बाद हो सकता है, यानी तो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन होगा क्या, अंतराल सेम होगा और राशि क्या होगी, सेम होगी। और इसमें क्या होगा, अलग दिनांक और अलग राशि। तो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं, जब विभिन्न तिथियों पर एक समान राशि आहरित की गई हो। जब विभिन्न तिथियों पर देखो एक समान राशि आहरित की जाती है तो क्या होता है, देखो इसमें अपन जो सरल विधि है, इसमें अपन जो साधारण ब्याज की गणना का सूत्र होता है वही लगाते हैं, उसके माध्यम से अपन ब्याज की गणना करते हैं। जो मैंने आपको पूंजी पर ब्याज बताया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ होता है। वहाँ पर मैंने आपको जो पूंजी लगाई और यहाँ पर आहरण की राशि, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम सूत्र होगा आपके। इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज की दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि का क्या निकाला जाता है, ब्याज निकाला जाता है। आपको पता है अपन को एक जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें ब्याज की गणना करनी होती है। तो जब जिस डेट को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस डेट तक की अपन ब्याज की गणना करते हैं। और इसमें ब्याज का जो सूत्र है वो साधारण ब्याज का सेम ही सूत्र होता है। आपका जो आहरण की राशि है, आहरण की राशि हो जाएगी, इसके अलावा ब्याज की दर क्या है, इसके अलावा समय बटा 100 × 12, ये आपके सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र से अपन आहरण पर ब्याज निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला, आहरण की राशि, ब्याज की दर, महीने या दिनों, वो तो ये समय हो गया आपका, और नीचे 100 × 12। अगर महीने में है तो 12, अगर दिनों में देगा तो नीचे 365 लिख लेंगे। ये साधारण सी बात है। इसके अलावा जो गुणनफल विधि है ये अपन कब काम में लेते हैं, जब अपने पास बहुत सारी राशियां होती हैं और 2-3 साझेदारों ने राशि का आहरण किया हो, तब अपन गुणनफल विधि को काम में लेते हैं। इस विधि में अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अपन आहरण की तिथि लिखेंगे कि किस तारीख को रुपए निकालें, और उसके बाद राशि कितने रुपए निकाले,
और उसके बाद वो अवधि की रुपए कितने महीने आपने रहे। जैसे आपने 1 जनवरी को रुपए निकाले और खाते 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं, तो आपके पास वो रुपए कितने महीने रहे आपके पास, आपने आहरण किया तो 12 माह, तो 12 लिख देंगे। यदि आपने 1 मार्च को निकाले तो आपके पास रुपए कितने महीने रहे, 10 माह, तो अपन 10 माह लिख देंगे। तो यानी कि जितने माह आपके पास रुपए रहे वो अवधि लिख देंगे। फिर इसमें गुणनफल में लिख देंगे लास्ट में। इसमें क्या लिख देंगे, जो अवधि है और उसकी जो राशि, इनको आपस में गुणा। जैसे आपने 10,000 रुपये निकाले और 12 माह के ले रहे 1 जनवरी को, तो 12 × 10,000 यानी कि 1,20,000 यहाँ लिख देंगे। ये अपन गुणनफल लिख देंगे। फिर अपन क्या कर लेंगे, इन गुणनफलों का, सभी गुणनफलों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, उसे अपन बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। फिर अपन सूत्र लगाएंगे, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 × 12। अपन ये सूत्र लगाएंगे, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 × 12। अब यहाँ पर अपन समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने समय जो था जितने मारा उसको ऑलरेडी अपन राशि से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। यानी कि ये जो सूत्र है ये आपके साधारण सूत्र है। इसी सूत्र का थोड़ा विस्तारित रूप है, इसी सूत्र से सूत्र को थोड़ा संक्षिप्त किया गया ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। जैसे कि अपन बात करें कि राशि गुणा अवधि, तो जो राशि है ये राशि है, ये देखो ये अपने सामने अवधि है, तो इसे ऑलरेडी ये क्या होती है, गुणा होती है, तो इसको राशि और अवधि को सब में गुणा कर लिया और उसका योग लिख दिया अपने सीधा डायरेक्ट, और ब्याज की दर लिख दी बटा 100 × 12। तो आप देख सकते हैं अवधि की गणना आहरण की तिथि से खाते बंद करने की तिथि की अवधि मैंने आपको बता दिया, और अवधि को संबंधित धनराशि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात करते हैं, उसका योग लगा देते हैं। फिर इस सूत्र में क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं और अपने निकालते हैं, तो अपने सामने क्या जाता है, ब्याज आ जाता है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उदाहरण संख्या 5 और उदाहरण संख्या 6, इनको मैं आपको करके बताता हूँ, उसके बाद मैं भी आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, उदाहरण संख्या 5। राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरित की गई। यानी कि राम ने जो राशियां हैं वो इस प्रकार आहरित की है। 31/5/2016 को 2,000 रुपये और 30/9/2016 को 3,000 रुपये आहरण किए। आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 12% वार्षिक है, और खाते 31 दिसंबर 2016 को बंद किए जाते हैं। सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखो अपन को आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो राम है इसने रुपये निकाले कब, 31/5/16 को कितने रुपए निकाले राम ने, 2,000 रुपये। उसके बाद राम ने कब निकाले, 30/9/16 को निकाले। 31/5/16 को जब राम ने रुपए निकाले तो वो जो रुपए राम के पास कितने महीने रहे ये देखना जरूरी है। और 30/9/16 को राम ने निकाले 3,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ 31/5/16 की और 30/9/16 की, तो इनका जो अकाउंट है वो खाते हैं 31 दिसंबर को बंद होते हैं। यानी कि 31/5 को निकाले वो आपके कितने महीने रहे, आप देख सकते हैं 7 महीने। कितने महीने रहे, 7 महीने रुपए रहे किसके पास, राम के पास। और जो 30/9 को निकाले वो कितने महीने रहे, वो आपके महीने रहे। आप मुझे बताएंगे क्या कितने महीने रहे जो 30/9/16 को निकाले। आप देख सकते हैं कि 30/9 से आपका जो 10वां 11वां 12वां 3 महीने रहे। कितने महीने रहे, 3 महीने ये रहे और 7 महीने ये रहे। अब आपके सामने है, यानी कि रुपए आपके देख सकते हैं, आहरण की राशि, समय और जो दर है आपको दे रखी है 12%। यानी सारी चीज़ें आपके पास है, आपको सिर्फ सूत्र में सेट करना है और इसमें भी दर 12%। अब अपन निकालते हैं कि आहरण पर ब्याज कितना होगा। तो अपन करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं। अपन सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन कि कितने रुपए निकाले।
अब देखो जो रुपए निकाले 2000, सूत्र आपका सामने है। सूत्र आपका क्या कहते हैं, देखो आपने जो रुपए निकाले वो आपने निकाले 2000। सबसे पहले अपन इसकी करते क्या, 2000 इंटू कितने महीने रहे, 7 महीने, दर आपको दे रखी है 12%, सूत्र कहता है बट्टा 100 इंटू 12। इसी प्रकार 3000 इंटू 3 महीने रहे इंटू 12 बट्टा 100 इंटू 12। कैलकुलेशन करते हैं, 12 से 12 चले जाएंगे, इसमें भी 12 से 12 चले जाएंगे, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। तो इसमें आपके ब्याज आएगा 140 रुपये। जब 20 को 7 से गुणा करेंगे, इसमें 30 को 3 से गुणा करेंगे, 90 रुपये। और टोटल ब्याज आपका हो जाएगा 140 और 90 आपके हो जाते हैं 230 रुपये। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो था सोल्व, यानी आपके टोटल आरएन पर ब्याज कितना लगेगा, 230 रुपये। तो इस प्रकार से अपन आरएन पर ब्याज निकाल सकते हैं 230 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर रखा है, देखो 140 और 90। यहाँ पर ये देखो 7 दे रखा है, ये 7 नहीं है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है बुक में। यहाँ पर आप 3 कर लेना, कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3/12 होगा, ना कि 7/12। बुक में बहुत सारी मिस प्रिंट आती है। तो ये बात आपको ध्यान में, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन करना। देखो मैं अब इसी क्वेश्चन को अगर गुणनफल विधि से करूँ तो क्या करेंगे, अपन वही तरीका अपनाएंगे गुणनफल विधि से। मैं आपको टेबल वाला बताता हूँ। देखो अपन टेबल बनाएंगे। देखो टेबल में अपन ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेबल में क्या लिखना है। अपन को टेबल में 4 कॉलम बनाना है। अपन को टेबल में कितने कॉलम बनाने, 4 कॉलम बनाने। ये अपने टेबल में 4 कॉलम तैयार हो गए। सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है जो है आने की तिथि लिखनी है, ड्राइंग्स की तारीख लिखनी है। अब देखो जो ड्राइंग की तिथि है वो कितनी है, पहली बार है वो है 31/5/16, यानी कि 31/5/16। और दूसरी तिथि है वो कितनी है आपके 30/9/16। आहरण कितना है, अभी इसमें लिखनी है आहरण की राशि। आहरण कितना किया, पहली बार 2000, दूसरी बार 3000। अब लिखना है अवधि कितने माह रही, तो 2000 रुपये वो आपके रहे 7 महीने और 3000 रुपये रहे 3 महीने। अब लिखना है गुणनफल। मैंने आपको बताया गुणनफल क्या है, अवधि इंटू राशि। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ जाएगा 14,000 और यहाँ पर आ जाएगा 9,000। ठीक है, और यहाँ पर गुणनफल का योग करेंगे तो 14 और 9 हो जाएंगे आपके 23,000। ये आपके आ गया गुणनफलों का योग आ गया। अब आपका सूत्र है गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 इंटू 12। अपन फॉर्मूले में लगाते हैं। गुणनफलों का योग अपना आया 23,000 और ब्याज की दर अपने है 12% बट्टा 100 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पीछे बचे 230। तो ब्याज कितना आ गया 230 रुपये। और अपन ने निकाला था 140 प्लस 90 230, नहीं तो उसमें 2 बार निकालना पड़ा, इसमें एक बार में सीधा आ गया 230 रुपये। ये गुणनफल, यानी अपन सेम क्वेश्चन को किसी भी विधि से करें ब्याज वही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। उदाहरण संख्या 6 है, इसको आप स्वयं करना, आपसे हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ। इसके अलावा आप जो क्वेश्चन संख्या है वो 6 है, चंद्र सूर्य और किरण इनका आहरण है, इन पर 6% से ब्याज की गणना है गुणनफल विधि से, ये भी आप करना। ये इनका तीनों का आहरण दे रखा है अलग अलग तारीख को, आप ये क्वेश्चन करना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन जो आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन है अपन ने सीखी है सरल विधि और गुणनफल विधि से, दोनों विधियों से, जो कि आपका जब राशि क्या हो अलग हो
और आहरण की तिथि भी क्या हो, अलग अलग हो। अगली क्लास में जो अपन है, जब समान अंतराल से समान राशि आहरित करते हैं तब किस प्रकार ब्याज की गणना करते हैं, औसत मान विधि, अपन अगले वीडियो में सीखेंगे, जिसमें अपन औसत मान निकालना भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों में कितना औसत मान लेते हैं। जब प्रत्येक माह की प्रथम तिथि हो, मध्य तिथि हो, अंतिम तिथि हो, प्रत्येक माह आहरण हो, त्रैमासिक आहरण हो, द्विमासिक आहरण हो या 4 माह के आधार पर आहरण हो, अगली क्लास में अपन उनको पढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चन को जो मैं आपको बताएं, उदाहरण संख्या 6 और ये क्वेश्चन मैं आपको बताएं, इनको आपको करना है और समझना है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।